प्यारे बच्चों, इंटरमीडिएट परीक्षा 2022 क्लास 12 विषय अर्थशास्त्र का मॉडल प्रश्न पत्र JCERT द्वारा जारी कर दिया गया है, जिसे आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम लोग अर्थशास्त्र मॉडल प्रश्न पत्र सेट 1 के उत्तर को इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे, समझेंगे। वीडियो 2 पार्ट में बना है। पहले पार्ट में अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर को बताया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पार्ट 2 में या इस वीडियो में हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के उत्तर को जानेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए आज हम लोग कुछ नया सीखते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 5 प्रश्नों में से आपको 3 प्रश्न बनाने होंगे। तो पहला क्वेश्चन है 15वां, राष्ट्रीय आय की गणना की उत्पाद विधि का वर्णन कीजिए। तो उत्पाद विधि के अंतर्गत राष्ट्रीय आय का आकलन करने के लिए वर्ष भर के उत्पादन के बाजार मूल्य में से प्रयुक्त साधनों के मूल्य को घटा दिया जाता है। जो शेष बचता है वही राष्ट्रीय आय कहलाती है। मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च के अंदर जो भी उत्पादन अर्थव्यवस्था में होगा उसका बाजार मूल्य में से हम लोग साधन के मूल्य को घटा देंगे। साधन का मूल्य मेरा हो गया भूमि, श्रम, पूंजी, प्रबंध, ये सब में जो हमको लागत लगता है उसको हम लोग घटा देंगे, तो जो शेष बचेगा वो राष्ट्रीय आय कहलाएगा। दूसरे शब्दों में इस विधि के अंतर्गत उत्पादित सभी अंतिम उपभोग्य वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य को जोड़ा जाता है। इस प्रकार सकल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना की जाती है। कहने मतलब है कि जो अंतिम वस्तु होगा उसके बाजार मूल्य को आपको जोड़ना है। जैसे गेहूं, आटा, रोटी, तो अंतिम वस्तु आपका रोटी होगा, ना कि गेहूं और आटा। गेहूं और आटा आपका मध्यवर्ती वस्तु होगा। तो मध्यवर्ती वस्तु के मूल्य को हम लोग राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते। हम लोग को केवल अंतिम वस्तु के मूल्य को ही जोड़ना है। उत्पादित कुछ वस्तुओं एवं सेवाओं की प्रकृति अंतरिम या मध्यवर्ती होती है, जिन्हें बाद में उत्पादन कार्य में प्रयोग किया जाता है। इनका उपभोक्ता द्वारा आवश्यकता पूर्ति हेतु उस अवस्था में प्रयोग नहीं होता है। ऐसी वस्तुओं सेवाओं का मूल्य राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है। इस विधि से राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने में दोहरी गणना की संभावना रहती है। दोहरी गणना मतलब होता है एक ही मूल्य को हम लोग 2 बार गिन लेते हैं। इससे बचने के लिए उत्पादन विधि की मूल्य संवर्धन विधि का प्रयोग करते हैं। इसके अंतर्गत उत्पादन के प्रत्येक चरण पर उत्पादन का सही मूल्य ज्ञात कर लिया जाता है। उत्पादन का सही मूल्य ज्ञात करने के लिए उत्पादन के मूल्य में से उत्पादन साधनों पर होने वाला खर्च घटा देते हैं। मतलब जो अंतिम वस्तु का मूल्य होगा और उस वस्तु को उत्पादित करने में जो भी मेरा लागत लगा है उसको घटा देंगे, तो वो मेरा राष्ट्रीय आय कहलाएगा। उदाहरण के लिए यदि कोई फर्म 500 मूल्य का उत्पादन करती है, इसमें से 200 मूल्य की मध्यवर्ती वस्तु का प्रयोग करती है, तो फर्म के उत्पादन का सकल मूल्य होगा 500 माइनस 200 बराबर 300 होगा। शुद्ध मूल्य ज्ञात करने के लिए इसमें से साधनों पर होने वाले ह्रास की राशि को घटाया जाता है। कहने मतलब है कि जो उत्पादन हुआ मेरा 500 समान 500 मूल्य का, उसमें मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य क्या हो गया 200। जैसे गेहूं और आटा का मूल्य हो गया 200 रुपया और अंतिम वस्तु का मूल्य है आपका 500। तो 500 में 200 को घटा देंगे तो 300 आएगा। उसके बाद 300 में हम लोग मूल्य ह्रास को घटाएंगे। मूल्य ह्रास में होगा जैसे अगर मेरे पास मशीन है, उसमें घिसावट होता है, उसका रिपेयरिंग खर्च होता है या उसमें जो लागत लगता है उसको हम लोग जब घटा देंगे तो जो शेष बचेगा वही राष्ट्रीय उत्पाद कहलाएगा। तो यदि ह्रास की राशि 50 हो तो शुद्ध उत्पाद मूल्य कितना होगा? ये जो आपका 300 आया है, 300 में ह्रास मूल्य मतलब 50 को घटा देंगे तो 250 होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंकड़ों से शुद्ध मूल्य वृद्धि की गणना कीजिए। लाख रुपए में टेबल दिया हुआ है जिसमें आपका विक्रय दिया है 200, कच्चे माल का क्रय 50, अंतिम स्टॉक 15, प्रारंभिक स्टॉक 10, अंचल पूंजी का उपभोग 10। हमको निकालना है शुद्ध मूल्य वृद्धि।
तो शुद्ध मूल्य वृद्धि का फॉर्मूला होता है सकल मूल्य माइनस मूल्य ह्रास माइनस अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता। तो सबसे पहले हम लोग सकल मूल्य वृद्धि को निकालेंगे। तो सकल मूल्य वृद्धि निकालने का फॉर्मूला होता है उत्पादन का मूल्य माइनस अन्य फर्मों से कच्चे माल की खरीद। अब इसमें से हमको उत्पादन का मूल्य जानना होगा। तो उत्पादन का मूल्य का फॉर्मूला होता है कुल बिक्री प्लस स्टॉक में परिवर्तन, और स्टॉक में परिवर्तन का फॉर्मूला है अंतिम स्टॉक माइनस प्रारंभिक स्टॉक। तो सबसे पहले हम लोग उत्पादन का मूल्य ज्ञात करेंगे। तो उत्पादन का मूल्य बराबर क्या है कुल बिक्री। तो कुल बिक्री मेरा कितना है, तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं बिक्री है मेरा 200, तो यहाँ कुल बिक्री में हम लोग 200 रखेंगे प्लस स्टॉक में परिवर्तन। ये कैसे निकलेगा, तो अंतिम स्टॉक माइनस प्रारंभिक स्टॉक। तो अंतिम स्टॉक आप लोग देख सकते हैं 15 है और प्रारंभिक 10, तो 15 में 10 को घटा देंगे तो हो गया 15 माइनस 10, तो बराबर हो जाएगा 200 प्लस 15 माइनस 10 5 बराबर 205। अब मेरा उत्पादन का मूल्य हमको पता चल गया 205 है। अब हम लोग सकल मूल्य वृद्धि ज्ञात करेंगे जिसमें है उत्पादन का मूल्य, तो 205 हम लोग निकाले माइनस अन्य फर्मों से कच्चे माल की खरीद। तो कच्चे माल की खरीद कितनी हुई है, तो कच्चे माल का क्रय है आपका 50, तो यहाँ हम लोग 50 बैठा देंगे, यहाँ पर 50 बैठा दिए बराबर निकल जाएगा 205 माइनस 50 155। अब हम लोग शुद्ध मूल्य वृद्धि निकालेंगे जिसमें है बराबर सकल मूल्य वृद्धि। सकल मूल्य वृद्धि हम लोग निकाले हैं 155, फिर है माइनस मूल्य ह्रास। मूल्य ह्रास मेरा कितना है, तो मूल्य ह्रास हम लोग निकाल चुके हैं अचल पूंजी का उपभोग, ये मेरा मूल्य ह्रास है 10, तो 155 में 10 को माइनस कर देंगे 145 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सट्टा उद्देश्य प्रायोजन के लिए मुद्रा की मांग की व्याख्या कीजिए। तो सट्टा उद्देश्य केन्स का ब्याज सिद्धांत के अंतर्गत आता है, मतलब व्यक्तियों द्वारा मुद्रा की मांग क्यों की जाती है। उसमें हम लोग पहला उद्देश्य होता है उसका लेन देन के लिए, दूसरा होता है सतर्कता उद्देश्य के लिए, और तीसरा होता है सट्टा उद्देश्य के लिए। तो इसमें क्वेश्चन में सट्टा उद्देश्य के लिए जो मुद्रा की मांग की जाती है उस पर प्रश्न है, तो केवल हम सट्टा उद्देश्य को ही क्लियर करेंगे। तो सट्टा उद्देश्य क्या है, तो व्यक्ति अपने पास नगद मुद्रा इसलिए भी रखना चाहता है ताकि भविष्य में ब्याज दर, बॉन्ड और प्रतिभूतियों की कीमतों में होने वाले परिवर्तन का लाभ उठा सके। मतलब व्यक्ति सट्टा खेलता है, देखता है कि अगर हम अभी अपने पास मुद्रा रखेंगे, पैसा रखते हैं नगद रूप में, और भविष्य में अगर बॉन्ड या प्रतिभूति या शेयर का दाम अगर बढ़ता है तो हम भी पैसा लगाकर मुनाफा कमा सकते हैं। प्रोफेसर केन्स के अनुसार भविष्य के संबंध में बाजार की तुलना में अधिक जानकारी द्वारा लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य को सट्टा उद्देश्य कहा जाता है। सट्टा उद्देश्य में क्या होता है, भविष्य में लाभ कमाने का आयोजन किया जाता है। व्यक्ति सट्टा उद्देश्य के अंतर्गत नगद मुद्रा की मांग इस इच्छा से करता है जिससे व्यक्ति बॉन्डों आदि की कीमतों में होने वाले परिवर्तनों का लाभ उठा सके। सट्टा उद्देश्य के लिए रखी जाने वाली नगद मुद्रा की मात्रा ब्याज की दर पर निर्भर करती है। मतलब आप सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा अपने पास कितना रखेंगे वो ब्याज के दर पर निर्भर करेगा। तो बॉन्ड की कीमतों तथा ब्याज की दर में विपरीत संबंध पाया जाता है। कम बॉन्ड कीमतें ऊंची ब्याज दरों को तथा ऊंची बॉन्ड कीमतें कम ब्याज दरों को प्रकट करती है। मतलब बॉन्ड कीमत ऊंची ब्याज दरों को, मतलब अगर ब्याज दर ज़्यादा रहेगा तो बॉन्ड का कीमत भी ज़्यादा रहेगा। बॉन्ड कीमतों में वृद्धि अर्थात ब्याज दर में कमी की संभावना दशा में लोग अधिक बॉन्ड खरीदेंगे ताकि भविष्य में उनकी कीमतें बढ़ने पर उन्हें बेचकर लाभ कमाया जा सके। इस स्थिति में सट्टा उद्देश्य के अंतर्गत रखी गई नगद मुद्रा की मात्रा में कमी हो जाती है। इसके विपरीत यदि भविष्य में बॉन्ड की कीमतें गिरने की संभावना होती है अर्थात ब्याज की दर बढ़ने की संभावना होती है, तब ऐसी दशा में सट्टा उद्देश्य के अंतर्गत अधिक मुद्रा की मात्रा रखी जाएगी। इस प्रकार ब्याज की दर जितनी ऊंची होगी सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग उतनी ही कम होगी। मतलब ब्याज दर ज़्यादा होने के कारण आदमी सट्टा उद्देश्य हेतु मुद्रा की मांग कम करेगा, और ब्याज दर कम रहेगा तो व्यक्ति अपने पास मुद्रा जमा करके रखेगा। क्यों? क्योंकि वो भविष्य में लाभ कमाना चाहता है सट्टा में लगाकर। ब्याज की दर जितनी कम होगी सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग उतनी ही अधिक होगी। यदि सट्टा उद्देश्य के लिए नगद मुद्रा मांग को L2 द्वारा प्रदर्शित किया जाए तब L2 बराबर क्या होगा, फंक्शन
ऑफ आर। अर्थात सट्टा उद्देश्य के लिए नगद मुद्रा की मांग ब्याज की दर आर पर निर्भर करती है। L2 तथा आर में विपरीत संबंध होने के कारण सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग का वक्र बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ होता है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। ये लिक्विडिटी प्रेफरेंस वक्र है, तरलता पसंदगी वक्र जो गिरता है, लेकिन ब्याज की दर एक निश्चित समय मतलब एक निश्चित दर तक ही गिर सकती, उससे नीचे वो नहीं गिरेगी। तो जिस दर पर वो स्थिर हो जाती है वहाँ पर तरलता पसंदगी क्या हो जाता है, एक्स अक्ष के समानांतर जाने लगता है। तो ये बी बिंदु से सी बिंदु क्या हो जाता है, इसको हम लोग तरलता जाल कहते हैं। इस प्रकार मुद्रा की कुल मांग के अंतर्गत सौदा, दूरदर्शिता तथा सट्टा उद्देश्यों के लिए मांगे गई मुद्रा की मांगे सम्मिलित है। कुल मुद्रा की मांग L अर्थात तरलता पसंदगी का फॉर्मूला आपका होगा L1 प्लस L2। तो L1 बराबर क्या होगा, यहाँ पर हमको लिखना है, इस तरह लिखेंगे, थोड़ा सा यहाँ फॉर्मूला गड़बड़ हो गया है। L1 बराबर फंक्शन ऑफ y प्लस फंक्शन ऑफ r। उसके बाद आपका हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा L बराबर फंक्शन ऑफ y कॉमा r। यहाँ i के जगह फंक्शन होगा, फंक्शन आपको इस तरह लिखना है। उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि आय स्थिर होने के कारण सौदा तथा दूरदर्शिता उद्देश्यों के लिए मुद्रा की मांग का ब्याज की दर पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव नहीं पड़ता है, किंतु सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग व्यक्ति की प्रत्याशा तथा मनोवैज्ञानिक स्थिति पर निर्भर करती है। अतः कहा जा सकता है कि ब्याज की दर का परिवर्तन ही सट्टे के लिए मुद्रा की मांग उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा की पूर्ति से क्या तात्पर्य है। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा प्रकाशित मुद्रा की पूर्ति की वैकल्पिक मापों को परिभाषित कीजिए। तो आंसर है, किसी भी समय पर मुद्रा की आपूर्ति का अर्थ है अर्थव्यवस्था में विद्यमान मुद्रा का कुल परिणाम, मतलब अर्थव्यवस्था में जो भी मुद्रा उपलब्ध है वो मेरा मुद्रा की पूर्ति कहलाएगा। 23 जून 1998 में डॉक्टर Y.V. रेड्डी की अध्यक्षता में गठित कार्यदल ने मुद्रा आपूर्ति के संकेतों, जिसको हम लोग M1, M2, M3, M4 की सिफारिश की, मतलब इसकी सिफारिश की। M1 क्या है, तो M1 है जनता के पास करेंसी प्लस नोट तथा सिक्के प्लस बैंकों की मांग जमाएं, जैसे चालू और बचत खातों की प्लस रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं। मतलब M1 में जो आम आदमी के घर में पैसा रहता है नोट के रूप में, करेंसी के रूप में, सिक्के के रूप में, प्लस बैंक में जो वो अपने खाता में पैसा जमा करता है, चालू खाता में या बचत खाता में, प्लस बैंक जो रिजर्व बैंक के पास जमा रखता है, वो सारा चीज़ M1 कहलाता है। दूसरा है M2। M2 क्या है, तो M2 बराबर M1 प्लस डाकघरों की बचत बैंक जमाएं। मतलब M1 में जनता के पास करेंसी तथा नोट तथा सिक्के बैंकों की मांग जमाएं और रिजर्व बैंकों का अन्य जमाएं में प्लस कर देंगे डाकघरों की बचत बैंक जमाएं, तो वो हो जाएगा मेरा M2। फिर है आपका M3। तो M3 क्या है, तो M1 प्लस बैंकों की सावधि जमाएं। सावधि जमाएं में आपका फिक्स डिपॉजिट आता है, जो हम पैसा फिक्स करते हैं वो बैंकों की सावधि जमाएं होता है, तो वो M3 कहलाएगा। M3 क्या होगा, M1 में हम लोग फिक्स डिपॉजिट को भी जोड़ देंगे तो वो M3 बन जाएगा। उसके बाद M4। तो M4 क्या है, तो M3 प्लस डाकघर की कुल जमाएं। मतलब M1 प्लस बैंकों की सावधि जमाएं प्लस डाकघर की कुल जमाएं, मतलब डाकघर में जो हम पैसा जमा करते हैं बचत खाता में या फिक्स कराते हैं वो सारा जुट जाएगा, तो वो M4 बन जाएगा। मुद्रा की पूर्ति मुद्रा अधिकारियों द्वारा स्वतंत्र रूप से निर्धारित की जाती है। मुद्रा की पूर्ति के दो निर्धारक तत्व हैं, व्यावसायिक बैंकों की जमा राशि तथा लोगों द्वारा रखी जाने वाली मुद्रा की मात्रा। तो इसका हम लोग फॉर्मूला बनेगा M बराबर D प्लस C। M क्या है, तो मुद्रा की मात्रा है, D क्या है, तो बैंकों की मांग जमा राशि है, मतलब बैंक में जो मेरा पैसा जमा रहता है, और C क्या है, तो लोगों के पास जो नगद मुद्रा रहती है। दूसरा फॉर्मूला है, शक्तिशाली मुद्रा 3 तत्वों से निर्धारित होती है। लोगों द्वारा नगद मुद्रा की मांग, जिसको हम लोग C कहेंगे, बैंकों द्वारा रिजर्व अनुपात की मांग, जिसको RR कहेंगे, एवं बैंकों द्वारा अतिरिक्त रिजर्व की मांग, जिसको हम लोग ER कहेंगे। तो इसका सूत्र बनेगा H बराबर C प्लस RR प्लस ER।
अब हम लोग दोनों समीकरण वन को आप लोग देख सकते हैं, m बराबर d प्लस सी है और समीकरण 2 मेरा h बराबर c प्लस आर आर प्लस ई आर है। दोनों का अनुपात कर देंगे तो m बट्टा h बराबर d प्लस सी बट्टा c प्लस आर आर प्लस ई आर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अंश में और हर में d से क्या कर देंगे, सबको भाग लगा देंगे तो ये हो जाएगा मेरा d बट्टा डी प्लस सी बट्टा डी। फिर मतलब दाहिनी ओर हम लोग को अंश और हर में d से भाग लगाना है। फिर आपका c बटा डी, आर आर बटा डी और ई आर बटा डी हो गया। उसके बाद ये डी डी कट गया तो यहाँ बच जाएगा 1 प्लस सी डी, बाकी सब सेम उतर गया। अब यदि हम सी डी को सी आर मान लें, मतलब ये जो सी डी है उसको हम लोग सी और उसके नीचे छोटा आर, मतलब हमको इस तरह लिखना है, सी और इसके नीचे आर लिखना है, इस तरह सी आर मान लेंगे। आर आर बटा डी को हम लोग आर आर छोटा आर मान लेंगे तथा ई आर बटा डी को ई आर छोटा आर मान लेंगे। ई डी के एस जो है वो गलत आ गया है, इसको आप लोग इग्नोर कीजिए, मतलब इसको नहीं लिखना है, इसको नहीं लिखना, आपको लिखना है यहाँ दिया हुआ अगला फॉर्मूला में। तो m बट्टा h, तो h को अगर हम तिरछा गुना करेंगे तो यहाँ h आ गया, यहाँ पर h आ गया। अब बच गया 1 प्लस, इसको हम लोग मान लिए सी आर, तो सी आर लिख लिए। c बटा d को सी आर माने, यहाँ पर देख सकते हैं, तो सी आर लिख लिए। प्लस आर आर बटा डी को हम लोग क्या माने हैं, आर आर छोटा आर, तो आर आर छोटा आर। और ई आर बटा डी को हम लोग मान लिए हैं ई आर छोटा आर। तो ये मेरा शक्तिशाली मुद्रा पूर्ति का फॉर्मूला निकला। अब लास्ट क्वेश्चन है, किसी रेखा में पैरामेट्रिक शिफ्ट की व्याख्या चित्र की सहायता से कीजिए। तो इसका आंसर है, एक सरल रेखा का समीकरण b बराबर एम सी प्लस ई के रूप में दर्शाया जाता है, जिसमें a और b दो परिवर्तक या चर हैं। m ग्रेटर देन 0, जो m होता है वो 0 से बड़ा होता है, को सरल रेखा की प्रवणता कहा जाता है। और e ग्रेटर देन 0 होता है, जो ऊर्ध्वाधर अक्ष पर अंतखंड है। जब u तथा 1 मतलब इकाई से वृद्धि होती है तो b के मूल्य में m इकाइयों में वृद्धि हो जाती है। इसे आलेख पर परिवर्तों का संचलन कहते हैं, परंतु जब m या e में परिवर्तन होता है तो इसे आलेख का पैरामेट्रिक शिफ्ट कहते हैं, क्योंकि m और e को आलेख का पैरामीटर कहा जाता है। मतलब ये लीनियर इक्वेशन का फॉर्मूला है और इसमें m और e जो है आपका क्या है, तो पैरामीटर है। अन्य शब्दों में आलेख की प्रवणता और अंतखंडों में परिवर्तन के कारण जो परिवर्तन होते हैं उसे आलेख का पैरामीटर शिफ्ट कहते हैं। इसे उपभोग फलन द्वारा समझाया जा सकता है, जैसे c बराबर c बार प्लस बी वाई फॉर्मूला है। यदि y बराबर y में परिवर्तन से c में परिवर्तन हो, कहने मतलब है जब इनकम बढ़ता है तो उपभोग भी बढ़ता है, मतलब आय उपभोग जो है आय पर निर्भर करता है, इसलिए c बराबर c बार प्लस बी वाई लिखा हुआ है। तो यदि y में परिवर्तन से c में परिवर्तन हो तो इसे आलेख पर परिवर्तनों का संकलन कहेंगे, परंतु यदि c या y में परिवर्तन हो तो इसे आलेख का पैरामीटर शिफ्ट कहेंगे। इसे दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है प्रवणता में परिवर्तन। प्रवणता में परिवर्तन होने पर वक्र इस प्रकार खिसकता है कि प्रवणता बढ़ने पर वक्र अधिक ढाल वाला हो जाता है और प्रवणता के घटने पर वक्र कम ढाल वाला होता है। अगला पार्ट है सेकेंड, अंतखंड में परिवर्तन। अंतखंड बढ़ने पर वक्र उतनी ही मात्रा में समांतर रूप से, क्योंकि प्रवणता समान है, ऊपर की ओर खिसक जाता है और इसके विपरीत अंतखंड घटने पर उतनी ही मात्रा में समांतर रूप से नीचे की ओर खिसकता है। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, यहाँ क्या है, प्रवणता में वृद्धि हो रही है, जैसे पहले यहाँ है और ये बढ़ रहा है या फिर घट रहा है, और यहाँ पर बराबर अंतराल में ऊपर की ओर बढ़ रहा है, या अगर नीचे आता है तो नीचे की ओर बराबर अंतराल में घट रहा है, और बढ़ता है तो ऊपर बराबर अंतराल में बढ़ रहा है। चित्र को आप लोग देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा।
तो चित्र में जब रेखा की ढाल घटती है तो रेखा पहले से कम ढाल वाली होती है। उदाहरण के लिए यदि c बराबर c प्लस बी वाई में c बराबर 100 प्लस 0.84 था, b घटकर 0.6 हो गया। यहाँ आप लोग देख सकते हैं ये वाला घटकर 0.6 हो गया, तो नया c बराबर 100 प्लस 0.6 y हो जाएगा। यह वक्र पिछले c वक्र से कम ढाल वाला होगा, क्योंकि पहले आय 100 बढ़ने पर उपभोग 80 बढ़ रहा था, परंतु अब आय 100 बढ़ने पर उपभोग 60 बढ़ेगा। दूसरा है, जब रेखा के अंतखंड आय में वृद्धि होती है तो रेखा समांतर रूप से ऊपर की ओर खिसक जाती है, क्योंकि दो समांतर रेखाओं की प्रवणता समान होती है। यहाँ हम लोग देख सकते हैं ये समानांतर रूप से ऊपर चाहे नीचे की ओर शिफ्ट कर रहा है। तो बच्चों, मैंने सारे प्रश्नों के हल आप लोगों को बता दिए हैं। आप लोग बढ़िया से पढ़िए, और ज़रूरी नहीं है कि यही एग्ज़ाम में आएगा, और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा, उसको आप लोग देखिए, वो परीक्षा उपयोगी है, उसको भी आप लोग याद कीजिए। तब तक की आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।